नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने उत्तराखंड के बजट के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। होपफुली आप लोगों को वो बातें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अपने स्तर से भी उसको बाकी जो उसमें पॉइंट्स थे उसको पढ़ा होगा। तो उत्तराखंड के एग्ज़ामों में मिनरल डिपॉजिट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि जो खनिज संपदा है जो उत्तराखंड में पाई जाती है उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो उत्तराखंड में किस प्रकार के मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं उससे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि मिनरल्स क्या चीज़ हैं। मिनरल्स अर्थात खनिज। ठीक। तो अगर मैं आपको भारत का नक्शा बना के दिखाऊं रफ फिगर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के हर हिस्से में कुछ ना कुछ मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जगह एक ही जैसे मिनरल्स मिलें। तो भारत का जो ये वाला पार्ट है साउथ वाला, जिसको हम डेक्कन पार्ट कहते हैं, डेक्कन ट्रैप, वो मिनरल वाइज काफ़ी रिच है। ठीक। मिनरल के जो डिपॉजिट हैं वो भारत के दक्षिण वाले हिस्से में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रॉक सिस्टम है, ठीक है, जिसका नेचर कैसा है, जो इग्नियस रॉक वाला है। ठीक। तो यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है और है भी यहाँ पर। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक का जो कंटेंट है वो सरफेस पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गहराई पे है, जिस पे टिका हुआ है हमारा पूरा हिमालयन सिस्टम। तो वो उसको एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारी पहुंच जहाँ तक है वहाँ तक हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो उत्तराखंड के पहाड़ियों में इस प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं हमको, लेकिन जो अधिकतर मिनरल्स हैं उत्तराखंड के जो डोमिनेट करते हैं वो नॉन मेटेलिक हैं, अर्थात अधात्विक हैं। साउथ इंडिया में हमको दोनों दोनों मेटल्स मिलेंगे, यानी कि नॉन मेटेलिक भी और मेटेलिक भी। तो मेटेलिक में आ जाएगा आपका आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो नॉन मेटेलिक है उनमें जैसे जिप्सम है, एस्बेस्टस है, लाइमस्टोन है, इस प्रकार के मिनरल्स इसमें शामिल हैं। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों की तलहटी पर और कई सारे वैली रीजन हैं, घाटी क्षेत्र हैं, जहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। और इन सभी का लगभग जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उत्तराखंड में, इसका इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ होता है। तो आइए पता लगाते हैं कि उत्तराखंड के जो प्रमुख मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किन किन क्षेत्रों से मिलते हैं उत्तराखंड में। ठीक। देखिए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स डिपॉजिट्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज, जिसमें नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पर मैग्नेसाइट। ठीक। मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेसाइट। ये मिलता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले से मिलता है मुख्य रूप से। और बड़े मजे की बात यह है कि इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ उत्तराखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नेसाइट इन इंडिया। ठीक है, विच मेक्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट खनिज के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नेसाइट इन इंडिया, दैट इज उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड में क्वेश्चन आते कि उत्तराखंड के कौन से इलाके मैग्नेसाइट के संबंध में काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वो हैं, संपन्न हैं, तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले आ जाते हैं। यूज़ क्या है मैग्नेसाइट का? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेसाइट बहुत उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है। और आप तो जानते ही हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में फर्नेसेस, यानी कि जो ताप भट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको टॉलरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो उत्तराखंड में मिलते हैं उनका अधिकतर यूज़ यही है। ठीक है। तो मैग्नेसाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं क्या है, एक मिनरल है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला है देखिए चौक अर्थात खड़िया। ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल ही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो रॉक सिस्टम है वो उतना संपन्न नहीं है मिनरल वाइज जो कि डेक्कन पार्ट वाला इंडिया है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो चट्टानें मिलती हैं वो या तो लाइमस्टोन है, या मुझे ये कहना चाहिए कि जो रॉक सिस्टम उत्तराखंड का डेवलप है वो किस प्रकार का है,
वो सेडिमेंट्री रॉक है, अर्थात अवसादी चट्टान है, और मेटामॉर्फिक रॉक है, अर्थात कायांतरित चट्टान है। इग्नियस रॉक के डिपॉजिट उत्तराखंड में आपको देखने को रेयर या नहीं के बराबर मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक भी मिनरल वाइज रिच तो हैं, लेकिन ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं में से एग्जाम्पल कौन सा है? चौक अर्थात खड़िया। तो देहरादून, टेहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है इसके, वो इम्पॉर्टेंट इसके क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, जहाँ पर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि देहरादून तो नाम सबको याद रहेगा, पौड़ी नाम सबको याद रहेगा, लेकिन उस ज़िले में भी कई सारे स्थान होते हैं जिसका नाम हमें याद रखना होता है। जैसे कि महागांव नाम की एक जगह है देहरादून में, और कियार काली, ये रीजन चौक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मण झूना वाला जो रीजन है, जो ऋषिकेश में मौजूद है, वहाँ भी इसके डिपॉजिट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। चौक का यूज़ किस में है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अगला आता है आपका लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। और चूना पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, और उसी का ही एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ रॉक है जिसको हम क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट पीपला कोटी और रुद्रप्रयाग से पाई जाती है, इसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? देहरादून, टेहरी, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली। देहरादून में भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि एक मंदारण रीजन है, और मसूरी में जो मिलते हैं डिपॉजिट्स लाइमस्टोन के, वो क्रीम कलर के डिपॉजिट्स हैं और ये काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, ये काफ़ी हार्ड रॉक सिस्टम है। जो मसूरी से मिलने वाला जो लाइमस्टोन है काफ़ी हार्ड है और इसके भी कई उपयोग हैं। ठीक है, वहीं गढ़वाल में देखेंगे कि ऊखीमठ तहसील जो है गढ़वाल की, और अलकनंदा और पिंडर रिवर की जो वैली है, वहाँ भी लाइमस्टोन के पर्याप्त डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। लाइमस्टोन का भी अच्छा खासा यूज़ है सीमेंट इंडस्ट्री में और कई इंडस्ट्रियल यूज़ में भी। आगे बढ़ जाते हैं। मार्बल यानी कि संगमरमर का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। ये आपको पता ही होगा भली भांति। किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, जो लाइम स्टोन से बनी है। ठीक, याद रखिएगा, मार्बल कैसे बनी है? लाइम स्टोन में जो परिवर्तन आता है टेम्परेचर और एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ रॉक है, यानी कि जिसमें परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तित रॉक का उदाहरण है मार्बल। किससे बनी है? लाइमस्टोन से। और मार्बल अपने आप में एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। देहरादून और टेहरी इसके मेजर रीजन है, लेकिन याद रखिए कि मार्बल जो रीजन जो रॉक है, वो मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा वाले क्षेत्र में काफ़ी पाई जाती है और पूरे देश में वहाँ से मार्बल जाता है। मसूरी में पता लगा है कि लगभग 4 मिलियन टन्स के जो डिपॉजिट्स हैं मार्बल के, वो पाए गए हैं। अब धीरे धीरे उसको क्या करा जाएगा? एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इंडस्ट्री के यूज़ में इसको लाया जाएगा। ऐसे ही एक होता है सोप स्टोन, भी एक होता है। ये भी एक हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक का ही उदाहरण है। काफ़ी मुलायम होता है ये मिनरल। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट है काफ़ी, तो इसका भी उपयोग है। इंसानों ने हर किसी चीज़ का यूज़ करना सीखा है। ऐसे ही सोप स्टोन का यूज़ मुख्य रूप से किस में होता है? सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में। टैल्कम पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, किस में यूज़ होता है इसका? टैल्कम पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे द्वारा, महिलाओं के द्वारा खास तौर पे, तो उसमें इस स्टोन का यूज़ है। एक और मिनरल इसका नाम है रॉक फॉस्फेट। मुख्य रूप से देहरादून, टेहरी, गढ़वाल, नैनीताल में इसके डिपॉजिट्स मिले हैं। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल भी किस में है? इंडस्ट्रियल यूज़ है उसका, कोल फॉर्मेशन। और एसिडिक जो सॉइल हो चुकी है उसके ट्रीटमेंट में, यानी कि जो अम्लीय गुण आ जाते हैं मिट्टी में, उसको ट्रीट करने के लिए भी इस मिनरल का यूज़ किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का। ठीक, अगला देखते हैं सेल खड़ी, इसको स्टेटाइट भी कहते हैं। इसके डिपॉजिट भी मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं? देहरादून, टेहरी, पौड़ी, गढ़वाल। देहरादून नाम आपको हर जगह दिख रहा होगा। यूज़ क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेल खड़ी का यूज़ क्या है? आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सेल खड़ी का नाम देखा होगा। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेल खड़ी
को इंडस वैली वाले कहाँ से इंपोर्ट करवाते थे? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरीके से सल्फर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गंधक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है। सदौला विलेज है एक रुद्र रूपगंगा वैली में, वहाँ पर इसका हमको देखने को मिलता है एक्सट्रैक्शन, जो देहरादून जिले में ही है। और बेनिफिशियल माना जाता है गंधक से घुले हुए पानी का अगर प्रयोग आप कर रहे हैं नहाने में, तो कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं, स्किन डिजीज़ हैं, उससे छुटकारा दिलाने में सल्फ़र का जो घुला हुआ पानी है वो काफ़ी यूज़ में आता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्बेस्टस का नाम आपने सुना ही होगा, भारत के अन्य हिस्सों में भी मिलता है। उत्तराखंड में मिलता है ये पौड़ी और अल्मोड़ा से। इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो मिनरल्स हैं उत्तराखंड के वो नॉन मेटेलिक हैं, और इनका जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से फर्नेसेस में काम आता है। ताप भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको टॉलरेट कर सके उस हाई टेम्परेचर को। तो फर्नेसेस यानी कि ताप भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का भी। ठीक, इसी प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो उत्तराखंड से मिलता है, इसका नाम है जिप्सम। ये भी देहरादून में मिलता है। टेहरी, पौड़ी, नैनीताल का एक नाम सुना होगा आपने, नैनीताल में एक जगह है जिसका नाम है खुरपाताल, यहाँ भी जिप्सम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। और जिप्सम का प्रयोग होता है किसमें? हमारे सीमेंट उद्योग अर्थात सीमेंट इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं कि मिनरल्स होने को तो बहुत हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉपर का नाम आपने सुना ही होगा, और इसका प्रयोग करने वाले इंडस वैली वाले जो लोग थे वो प्राचीनतम लोग माने जाते हैं पूरी दुनिया के। उत्तराखंड में इसके डिपॉजिट्स हैं चमोली, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में है। अल्मोड़ा का जो झिरौली गांव है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है, कॉपर डिपॉजिट्स अल्मोड़ा में किस स्थान से मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो उसका नाम है क्या? झिरौली गांव। ऐसे ही थेली पाटन नाम की एक जगह है बागेश्वर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए कि थेली पाटन नामक स्थान कहाँ है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है और किस जिले में है। ठीक, ऐसे ही कई सारे और मिनरल्स भी मिलते हैं हमको उत्तराखंड से, जैसे कि ग्रेफाइट है, बेस मेटल है, यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर भी मिलता है उत्तराखंड में। लेकिन ये जो गोल्ड है जो उत्तराखंड में मिलता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सैंड्स में मिलता है, नदियों के। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नहीं मिलता। किस में मिलता है? सैंड्स डिपॉजिट्स के रूप में मिलता है। तो ऐसी कई सारी नदियां हैं जहां पर गोल्ड के कण पाए जाते हैं, जिसमें से पिंडर, अलकनंदा, रामगंगा और शारदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो आप जानते ही हैं कि वैसे भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, लेकिन इंडिया इज़ नॉट द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। गोल्ड के उत्पादन के मामले में भारत बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे। मुख्य रूप से भारत में अधिकतर जो गोल्ड की जो पूर्ति होती है वो होती है कोलार खान्स, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन इतना कम गोल्ड मिलने के बावजूद भी भारत जो है वो लीडिंग कंज्यूमर है गोल्ड का। और पहाड़ में तो फिर गोल्ड का प्रश्न बहुत ही है। अगर आपको शुद्धतम सोना चाहिए 22, 23, 24 कैरेट का, तो आपको पहाड़ों में जाना चाहिए। वहाँ के जो सुनार हैं मूल रूप से वो आपको बिल्कुल शुद्ध सोना देंगे। ठीक है, तो मैं तो चाहूँगा कि अधिकतर सोना अगर आप सोना खरीदने के प्रेमी आदमी हैं तो आप पहाड़ों से खरीदिए, बहुत ही शुद्ध मिलेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से सिल्वर भी इन्हीं घाटी में मिलता है। टिन मिलता है चमोली से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यूरेनियम डिपॉजिट्स के भी संकेत मिले हैं हमको। यूरेनियम डिपॉजिट के भी क्या मिलता है हमको? संकेत। जो कहाँ से मिले हैं? टेहरी गढ़वाल से। हालांकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मिनरल है, पता ही होगा आपको, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दो इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तो न्यूक्लियर फिजन में काम आता है और दूसरा मिलिट्री यूज़ है इसका। न्यूक्लियर फिजन से हम बिजली उत्पादन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट स्टिल इसको लेकर अभी कोई ऐसा खबर हमको नहीं मिली है। बस संकेत मिले हैं, इमिटेशन मिला है कि यहाँ से यूरेनियम के भंडार पाए जा सकते हैं। तो ये रही हमारी एक छोटी सी चर्चा उत्तराखंड से संबंधित जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उससे, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो 10-15 मिनट में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ के एक क्वेश्चन भी निकाल ले रहे हैं
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कल वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आते हुए क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, और नए क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, वो लगभग सभी की गलत होने की संभावना रहती है, लेकिन पुराने रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो, इस बात में पूरा ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।